हेलो व्यूअर्स, यह वॉइस में आपका वेलकम करती हूँ। एक अहमद नाम का शख्स अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से कस्बे में रहा करता था। अहमद के बच्चों के नाम नुयान और ओमान थे। नुयान और ओमान देखने में जितने खूबसूरत थे उतने ही शरारती भी। अहमद अपने बच्चों के साथ जिस घर में रहा करते थे उस घर के पीछे एक बहुत ही पुराना वीरान सा कब्रिस्तान था, जिसको देखकर बहुत ही खौफ आता था। अहमद के घर की छत से वो कब्रिस्तान दिखा करता था। अहमद इस बात को लेकर बहुत ही खौफज़दा रहा करते थे, क्योंकि वो पूरा दिन घर पर नहीं होते थे। उनके बच्चे सारा दिन घर पर अकेले होते थे। ये बात उनको बहुत ही परेशान करती थी। अहमद एक छोटी सी कंपनी में मामूली क्लर्क की जॉब करते थे और उसी से अपना गुजर बसर किया करते थे। अपने बच्चों को एक बेहतरीन ज़िंदगी देने की कोशिश किया करते थे। यही रूटीन था अहमद का, डेली सुबह काम पर निकल जाना और फिर शाम को वापस आना। बच्चे स्कूल चले जाया करते थे। स्कूल से आने के बाद फिर वो पूरा दिन घर में अकेले रहते थे। अहमद एक दिन काम से आने में लेट हो रहा था। बच्चे अहमद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इत्तेफाक से वहाँ सोनिया आ जाती है। सोनिया को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। सोनिया अहमद की मुँह बोली बहन की बेटी है, जो लगभग नुयान और ओमान की उम्र की ही है। अहमद के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहा करती थी। सोनिया को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और सोनिया को अंदर बुलाया। थोड़ी सी बातें करने के बाद में उन्होंने प्लान किया कि चलो जब तक पापा नहीं आते हम लोग कोई गेम प्लान करते हैं, कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं। तो सोनिया ने बोला नहीं नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अपने घर जाना है, तो मैं जा रही हूँ, फिर कभी आऊँगी। बच्चों ने बोला देखो हम पापा का वेट कर रहे हैं, पापा आ जाएंगे तो तुम चली जाना, हम तुम्हें छुड़वा देंगे, फ़िलहाल तुम हमारे साथ गेम खेलो। सोनिया इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई। उसने बोला कि ठीक है, मैं अपनी मम्मा को कॉल कर देती हूँ, अगर मेरी मम्मा बोलेंगी तो फिर मैं रुक जाती हूँ। सोनिया ने अपनी माँ को कॉल किया और उसकी माँ ने बोला ठीक है, तुम रुक जाओ जब तक कि उनके पापा नहीं आते। फिर जैसे ही पापा आ जाते हैं, अहमद जो नुयान और ओमान के फादर थे वो सोनिया के मामू लगते थे, तो जैसे ही मामू आ जाते हैं तुम उनके साथ घर वापस आ जाना। सोनिया ने बोला ठीक है और वो उनके साथ खेलने लगी। तो बच्चे गेम सेलेक्ट कर रहे थे। उन्होंने एक ट्रूथ एंड डेयर गेम को सिलेक्ट किया कि ये वाला गेम हम खेलेंगे। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, नुयान और ओमान सोनिया को बोलते हैं सोनिया तुम्हें ऊपर जाना होगा। सोनिया बोलती है कि नहीं नहीं, इस वक्त मैं ऊपर नहीं जा सकती, क्या तुम्हें कब्रिस्तान वाले र्यूमर्स का नहीं पता। नुयान और ओमान कहते हैं चलो चलो जाने भी दो, बहाने हैं ये सब, तो ये बोलो सीधा सीधा कि हमें डर लग रहा है। सोनिया बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने नहीं सुना कब्रिस्तान के बारे में, तुम्हें नहीं पता मामू कितना गुस्सा करते हैं, मेरी अम्मी भी कितना गुस्सा करती है, मैं इस वक्त ऊपर छत के ऊपर नहीं जाऊंगी। और तुम्हारे यहाँ से तो वो कब्रिस्तान साफ साफ दिखता है, बिल्कुल अटैच्ड है तुम्हारे घर से, मुझे ऊपर नहीं जाना। बच्चों ने उसे बहुत चिढ़ाया, डरपोक डरपोक करके बोला। तो सोनिया को थोड़ा सा हिम्मत आई और सोनिया ने बोला ठीक है मैं करती हूँ। बच्चों ने उसे बोला ठीक है तुम फिर ऊपर जाओ, और हाँ ऊपर चली जाना, कहीं ऐसा ना हो कहीं बीच में ही रुक जाओ, तुम्हें ऊपर जाना होगा। हमें प्रूफ करने के लिए ऊपर गमलों में जो फूल लगे हुए हैं वो फूल तोड़कर तुम्हें नीचे लेके आना होगा, ताकि हमें यकीन हो जाए कि हाँ तुम ऊपर गई थी। सोनिया इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है और वो बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ ऊपर। वो जैसे ही ऊपर जाती है और गमले के पास जाकर फूल तोड़ने ही वाली होती है, उसकी नज़र कब्रिस्तान के ऊपर पड़ जाती है। कब्रिस्तान में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। वो देखती है कि उस पेड़ के ऊपर एक लाश लटकी हुई है, जिसका सिर कटा हुआ है और उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा है। सोनिया ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और वो घबराकर बेहोश हो जाती है। बच्चे वेट करते हैं कि सोनिया अभी तक नहीं आई। काफ़ी टाइम होने के बाद में वो परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमें देखने चलना चाहिए, आखिर सोनिया के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो अभी तक नीचे नहीं आई। जैसे ही बच्चे ऊपर जाते हैं तो बच्चे देखते हैं कि सोनिया वहाँ बेहोश पड़ी है। बच्चे घबरा कर नीचे आ जाते हैं और इतने में ही उनके वालिद साहब अहमद भी घर पर आ जाते हैं। बच्चे ये सारा हाल अहमद को कह सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम गेम खेल रहे थे, हमने सोनिया को ऐसे ऊपर भेजा और वो वहाँ बेहोश पड़ी है। अबू
ये बात सुनकर नोयान और ओमान को सख्त डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर वो ऊपर जाते हैं, सोनिया को नीचे लेकर आते हैं। सोनिया जैसे ही होश में आती है, वालिद अहमद उससे पूछते हैं, बेटा तुमने आखिर ऐसा क्या देखा जिससे तुम इतना ज़्यादा डर गई और डरकर बेहोश हो गई। सोनिया बोलती है, मामू जान, मैंने उस कब्रिस्तान में वो पेड़ के ऊपर एक लाश को लटकते हुए देखा जिसका सिर कटा हुआ था और उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा था। ये मंजर देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और फिर मुझे पता नहीं आगे मेरे साथ क्या हुआ। सोनिया इतनी ज़्यादा डर चुकी थी, वो बार बार बोल रही थी, मामू मुझे प्लीज़ मेरे घर पर छोड़ दें। मामू ने बोला, बेटा मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ के आता हूँ। ये बात सुनते ही अहमद साहब ने अपने बच्चों को बहुत डांटा। अहमद ने नोयान को बोला, नोयान क्या तुम्हें पता नहीं कब्रिस्तान के बारे में? फिर तुमने सोनिया के साथ ऐसा क्यों किया? नोयान और ओमान ने बोला, पापा सॉरी, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। हमें नहीं मालूम था कि सोनिया के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वालिद साहब ने बच्चों को माफ़ कर दिया और सोनिया को उसके घर छोड़ने चले गए। वालिद साहब सोनिया को छोड़कर आते हैं, बच्चों को फिर एहतियात करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, अच्छी बात नहीं है। एक सोनिया ही तो है जो तुम्हारे साथ खेलती है, आके वो टाइम स्पेंड करती है, और तुम उसके साथ भी ऐसा करोगे, फिर वो नहीं आएगी, फिर तुम किसके साथ खेलोगे, है ना। तो उन्होंने उसे बच्चों को समझाते हुए अपने रूम में सोने चले गए, बच्चों को भी सोने के लिए भेज दिया। सुबह अपने रूटीन के मुताबिक वालिद साहब अपने जॉब पर चले गए और पूरा दिन बच्चे आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि भाई सोनिया के साथ ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। नोयान ने बोला, ओमान क्या तुम्हें वाकई में लग रहा है कि सोनिया, ये जो कुछ भी सोनिया के साथ हुआ ये सब सच था? ओमान ने कहा, हाँ सच तो लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से वो बोल रही थी और जो उसकी घबराहट थी, जिस हिसाब से वो डरी हुई थी, जिस कदर डरी हुई थी, तो उससे तो यही लग रहा है कि वो वाकई में सच बोल रही है। नोमान बोलता है कि नहीं भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है कि सोनिया को हमने ज़बरदस्ती ऊपर भेजा था और सोनिया ने डर की वजह से, हमसे बदला लेने की वजह से ये ऐसा सारा खेल रचाया ताकि पापा से हमें वो डांट पड़वा सके। ये सब सुनने के बाद ओमान ने बोला, नहीं नहीं भाई नोमान, ऐसी कोई बात नहीं है, सोनिया वाकई में बहुत डरी हुई थी और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन नोमान था जो मानने के लिए राज़ी ही नहीं था। नोमान के दिल में तो ये बात घर कर गई थी कि वो हमारे अब्बू से हमें डांट खिलवा सके। आखिर सोनिया को हमने थोड़ा परेशान जो किया, ज़बरदस्ती उसको छत के ऊपर जो भेजा, सोनिया ने हमसे इस बात का बदला लिया है, मुझे ऐसा लगता है और मुझे पूरा यकीन है, मैं इस बात का खुलासा करके रहूँगा। क्या सोनिया ने हकीकत में कब्रिस्तान में कुछ देखा या फिर उसने ये सारा खेल रचाया था? तो मैं कल कब्रिस्तान जाऊंगा और वहाँ पर जाकर देखूंगा क्या हकीकत में कब्रिस्तान में कुछ ऐसा है या फिर बस ये र्यूमर्स हैं, ये अफवाहें हैं। मैं कल इस चीज़ का खुलासा करके रहूँगा। ये बोलकर नोयान वहाँ से निकल जाता है। ओमान उसे बहुत रोकता है, बहुत मना करता है, लेकिन वो ओमान की एक ना सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। वक्त मगरिब के बाद का था और वो कब्रिस्तान में पहुँच जाता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान में जाता है और जो पेड़ सोनिया ने बताया था, बरगद का पेड़, उसके ऊपर लाश लटक रही थी, उसमें से खून टपक रहा था, वो उस पेड़ को देखता है जाकर। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अच्छे से पूरे कब्रिस्तान का मुआयना करता है, अच्छे से उस पेड़ को देखता है, पर वहाँ उसे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता और उसको समझ आ जाता है कि सोनिया ने वाकई में ड्रामा किया था, ये सब हमें डांट पड़वाने के लिए। उसको बहुत झुंझलाहट और बहुत गुस्से में वो वापस जाने लगता है। जैसे ही वो अपने घर की तरफ मुड़ता है, वैसे ही पीछे से एक हाथ आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। जैसे ही कॉलर पकड़ता है, नुमान शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं, फिर ये मुझे किसने पकड़ा। नोयान ये देखने के लिए जैसे ही पीछे पलटता है और वो बेहोश हो जाता है। वो जो बला थी जिसने नोयान को पकड़ा था, वो इतनी ज़्यादा भयानक थी, इतनी डरावनी थी कि नोयान उस बला को देख ही नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। नोयान को जैसे ही होश आता है, वो देखता है कि वो हाथ उसको खींचता हुआ कब्रों के बीच में से कहीं ले
ले जा रहा है। नोयान ये देखकर चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ की गुहार लगाता रहता है। फिर वहाँ उस मासूम की आवाज़ सुनने वाला कोई न था और वो उस हाथ के साथ खिंचा हुआ चला जा रहा था। वो हाथ उसे एक खाली कब्र के पास आकर रोक देता है और उस खाली कब्र की तरफ नोयान को धकेलने लग जाता है। नोयान ये सब देख और ज़्यादा चीखने चिल्लाने लग जाता है, पर वो हाथ उसकी एक ना सुनता और उसे उसकी तरफ धकेल देता है। नोयान गुहार लगाता रहता है, बचाओ 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 बचाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर उसकी वहाँ सुनने वाला कोई ना था जो उसकी मदद करता। कब्रिस्तान के बगल से ही एक सड़क जा रही थी जिससे उसके वालिद साहब का आना जाना रहता था। उसके वालिद साहब ऑटो से उसी रोड से गुज़र रहे थे और नोयान की आवाज़ उनके कानों में भी जाती है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करते हैं। उनको ये लगता है कि मैंने नोयान को इतना ज़्यादा समझाया है, नोयान मेरा बच्चा यहाँ क्या करने आएगा, वो कब्रिस्तान में क्या करने आएगा, और वो भी इस वक्त। ये मेरा वहम होगा, जैसे कि कब्रिस्तान के बारे में हमेशा सुनने में आता रहता है कुछ ना कुछ, तो हो सकता है ये कुछ वैसा हो, बट मेरा बच्चा यहाँ नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। लेकिन फिर भी उनको एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी हलचल थी। वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचना चाहते थे और जैसे ही वो घर पहुँचते हैं सबसे पहले नोयान को देखते हैं। नोयान उन्हें कहीं नहीं दिखता। वालिद अहमद ओमान से पूछते हैं, ओमान बेटा नोयान कहाँ है? नोयान रोते हुए बोलता है, अब्बू मैंने नोयान को बहुत समझाया पर नोयान ने मेरी एक ना सुनी और वो कब्रिस्तान चला गया। ये सुनते ही वालिद अहमद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। क्या वो चीखें जो मेरे कानों तक आ रही थी वो वाकई में मेरे बच्चे की थी, मेरे बच्चे नोयान की चीखें थी? या अल्लाह मैंने वहाँ जाकर देखा क्यों नहीं? या अल्लाह मैं ऐसे कैसे हो गया, मैं ऐसे घर कैसे आ गया? या अल्लाह पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। वालिद अहमद बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए और अपने बच्चे ओयान को बोला कि बेटा चलो भाई को ढूंढने चलते हैं, नुमान को ढूंढने चलते हैं कब्रिस्तान। दोनों बाप बेटे फिर कब्रिस्तान चले गए नोयान को ढूंढने। वहां जाकर पूरा कब्रिस्तान उन्होंने छान मारा पर नुमान का कहीं नामो निशान न था। कहीं से कोई चीख पुकार, कोई ऐसा नाम या निशान कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे उन्हें नोयान का पता चल सके कि नोयान आखिर है तो है कहाँ। वालिद साहब ने खुद अपने कानों से उसकी चीखें सुनी थी। इसका मतलब वालिद साहब कन्फर्म थे कि मेरा बच्चा यहाँ आया है और वो यहीं है, पर वो उनको कोई निशान ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो अपने बच्चे को ढूंढ सके। ओमान ने वालिद अहमद को एक निशान दिखाया जो काफ़ी दूर तक जा रहा था। उसने बोला, अब्बू क्या ये निशान नोयान तक पहुंचने का एक ज़रिया हो सकता है? अब्बू ने बोला, हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, चलो इस निशान को फॉलो करते हैं और देखते हैं ये निशान कहाँ तक जा रहा है, हो सकता है ये मेरे बच्चे तक हमें पहुँचा दे। वो लोग उस निशान को फॉलो करते हैं और वो निशान उसी खाली कब्र तक जाकर रुक जाता है जो कि अब खाली ना थी। अहमद और ओमान किसी तरह नोयान को वहाँ से अपने घर तो वापस ले आते हैं, लेकिन नोयान में अब पहले वाले नोयान वाली कोई बात न थी। नोयान अब पूरी तरह से बदल चुका था। नोयान की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि उसे ज़रा सा भी मौका मिलता था तो वो उस कब्रिस्तान में पहुंच जाया करता था। दिन हो या रात हो, उस पर हमेशा नज़र रखनी पड़ती थी, उसे हमेशा कैद में रखना पड़ता था, लेकिन वो जब भी उसे मौका मिलता था वो हमेशा उस कब्रिस्तान में पहुँच जाया करता था। और पूछने पर वो बताता था कि अब्बू मुझे कोई खींचता है, मुझे कोई बुलाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे खींचता है उस कब्रिस्तान की तरफ, मुझे कोई खींचता है, ऐसे कोई मुझे पकड़ के उस तरफ खींचता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं अपने आप वहाँ खींचा चला जाता हूँ। वो यही कहता रहता था कि अब्बू मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं वहाँ कैसे चला जाता हूँ, मैं वहाँ खिंचता चला जाता हूँ। नोयान की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। वालिद अहमद ने दुआ, दवा और ताबीज़ सारे ही करा के देख लिए थे, पर नोयान पर इन चीज़ों का कोई असर ना हो रहा था और नोयान की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। नोयान का शरीर कांटे की तरह पतला होता जा रहा था, उसकी रंगत काली होती जा रही थी और उसके शरीर और चेहरे पर मुर्दाई छाती जा रही थी। वो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा था। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की कोई चाह नहीं बची थी उसमें। आखिरकार अब्बू अहमद ने ये फ़ैसला किया कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और उन्होंने वो घर छोड़ने का फ़ैसला किया। अगले ही दिन अब्बू अहमद अपने बच्चों को लेकर शिफ्ट करने वाले थे दूसरे शहर में, लेकिन उसी दिन नोयान ने उसी कब्रिस्तान में जाकर अपना दम तोड़ दिया और अपने पीछे छोड़ दिए रोते बिलखते अहमद और ओमान को।